अजीत पवार जी भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जा रहे थे कि नहीं? किस चीज का डर था? किस चीज का डर था? क्यों क्यों तुरंत तुरंत आप लोगों को इतनी सारी चीजें करनी होती है? और क्या क्यों सरकार निकम्मी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। आप समझिए, आपको एक झापड़ है आपके चेहरे पे, सरकार के चेहरे पे, ये कि अगर कोई प्लेन क्रैश में कोई एक नेता मर रहा है और उसमें आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मतलब समझिए कि आप कितने दूध के धुले हैं। लेकिन ममता जी ये भी कह रही कि वो अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे। हाँ तो सही है ना, इस्तीफा देने वाले थे सर। ये वो क्या सारे लोग बोल रहे हैं? लेकिन महाराज जानती है ये चीज। मौत के बाद ही इस तरीके का चिकनी चुपनी बात क्यों करना? मौत के पहले बोल देते तो आप कब यकीन कर लेते? मुझे बताइए। ममता बनर्जी ने बोला, अभी आप मुझे बताइए, ईडी का छापा पड़ा था, बोला गया था कि वो गलत कर रहे हैं लोग, ईडी गलत कर रही है, बोला गया था ना। जब चीख चीख के लोग बोलते हैं, आप लोग देते हो ना ये कि लोग मरे तब आप लोग सुनोगे। यूजीसी में भी तो यही हुआ, लोग मरे तब आप लोग बिल लेके आए हो, लोग जिंदा रहते हैं तब आप कुछ नहीं करते हो। सारे लॉ ऐसे ही आते हैं। अभी जब लोग जिंदा होके चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग करप्शन करते हैं, बीजेपी करप्शन करती है, महाराष्ट्र में एलिगेशंस लगाए जाते हैं अजीत पवार के द्वारा, जब वो जिंदा थे तब लगाए जाते हैं, तो आपने तब क्या किया? मरने के बाद में ही बोलेगा ना इंसान, क्या मर गया है वो इंसान, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो खाए कौन से सरकार में बैठे हो आप लोग? लेकिन मैम आप बीएमसी चुनाव की बात की और कह रही थी कि मुस्लिम लड़की वहां पे जीत गई बीएमसी चुनाव में, तो वो तो कह रही है कि हरा कर देंगे पूरे मुंबई को। हरा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हाँ। इस देश में इतनी बुरी हालत हो गई है, बीजेपी ने इतनी बुरी हालत कर दी है सर, कि आप धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते। लोगों को वोट भी देना होगा ना तो रिलीजन के नाम पे दोगे। और मैं ये चीज नहीं बोल रही, उन्होंने जो बोली सही बात बोली, बिल्कुल नहीं बोली, वैसे नहीं बोलना चाहिए था उनको। और उन्होंने ये अपनी चीज, ये चीज कही अपने बयान में कि मैं अपने पार्टी के फ्लैग के बारे में ये चीज बोल रही थी, ठीक है। भगवा तो आप भी बोलते हो, भगवा भगवा करना, बीजेपी के झंडे का भी कलर भगवा है, आरएसएस का कलर भी, झंडे का भी भगवा है। आपने आज तक बोला तो आपको तो मिचमिची नहीं मची। लेकिन मैम आप निष्पक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब जब कह रहे हैं कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, उनको जो है बेबस करो, तब तो आप चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। बिल्कुल, किसने कहा? हम लोग ही तो बोल रहे हैं, ठेका तो हमने ही लेके रखा है, हम ही बोल रहे हैं। हम ओबीसी के लिए भी बोलते हैं, हम मुसलमानों के लिए भी बोलते हैं, हम एससी के लिए भी बोलते हैं, हम महिलाओं के लिए भी बोलते हैं, हम एसटी के लिए भी बोल रहे हैं। ठेका तो हमने ही लेके रखा है सर। और आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब मुसलमानों को ये चीज बोली जाती है कि आपके विरोध में सरकार है, तो भी यूपी के मुसलमान जाके बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे भी आप जाके देख लीजिए, योगी जी को ही हम लाएंगे, योगी जी तो हमारे भगवान है, क्योंकि ये डर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग योगी जी को वोट दे रहे हैं तो कम से कम बचे हुए हैं। ये खौफ आपने पैदा किया है, वरना कोई सिटिंग सीएम ऐसी बात कर देता है, कम्युनिटी के अगेंस्ट में बात करता है, उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, सेक्युलरिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। आप किसी एक ग्रुप बचाना चाह रहे हैं मुसलमानों से, ये नफरत दिखाती है। हाँ। ये नफरत दिखाती है आपके दिमागों में, कि आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है महिलाओं से, आपको नफरत है एससी से, एसटी से, ओबीसी से, हाँ सारे ऑप्रेस लोगों से, माइनॉरिटी से, अब तो क्रिश्चियन से भी हो गई, फिर बुद्धिस्ट से भी हो जाएगी, फिर हो कि नहीं। आप मुझे बताइए, सरकार किसकी है? कितने लोगों की बात करती है सरकार? और जो सरकार को सपोर्ट करते, किन लोगों के रूल करने की आप बात कर रहे हैं? सारे लोगों के विरोध में तो आप लॉ ला रहे हो, सारे लोगों के विरोध में तो आप काम कर रहे हो, मुसलमानों के विरोध में आप काम कर रहे हो। आपके सिटिंग लोग इतनी बुरी बुरी बातें बोल देते हैं कि मुसलमानों के साथ में बहुत उत्पीड़न होना चाहिए, तो मुसलमानों के अगेंस्ट में भी हो आप। दलितों के साथ में इतनी एट्रोसिटीज होती है तो आप कुछ नहीं करते, ओबीसी के साथ में हो रही है तो आप कुछ नहीं करते, हाँ महिलाओं के साथ में हो रही है तो आप कुछ नहीं करते, रेप सबसे ज्यादा यूपी में महिलाओं के साथ में हो रहा है तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके एनसीआरबी का डेटा ये चीज बोलता है ना। तो ये सरकार नहीं, ये सरकार किसके लिए काम कर रही है आप मुझे बताइए, किसके लिए काम कर रही है? सबका साथ होता तो सबको अलग थोड़ी कर रही होती, पागल हो क्या माशा है आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो मैं आप ही को तो बोल रही हूँ ना, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ ना। ये सीधे चीजें हैं, आपको इतना भी अगर इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि चंद कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखिए आप। उनके नेताओं के बच्चे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो उनको भेदभाव के बारे में नहीं पता, ठीक है। और ये भी मैं बोल रही हूँ, जो भी माइनॉरिटीज ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी माइनॉरिटीज के भी लीडर्स ऊपर बैठे हुए हैं, उनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो भी माइनॉरिटी के दर्द को नहीं समझ सकते जो यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटीज पढ़ रही है। ये भी आप ये बात याद रखें। हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं,
ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनकी वोटिंग राइट भी छीन लेनी चाहिए? क्योंकि नफरत है, नफरत है। कैसे वो ये चीज याद नहीं कर पा रहे कि यही देश है जहाँ पे मुसलमान रूल करके गए हैं, यही देश है जहाँ पे अकबर रूल करके गया है, जिसको एज अ हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, यही देश है जहाँ पे औरंगजेब की बात होती है। अब वो नहीं हजम कर पा रहे इस चीज के बारे में, तो नफरत ही फैलाएंगे ना सर। क्या करेंगे? ये अपने काले करतूत तो बताते नहीं है कि अकबर के टाइम में आपके लोग बैठे हुए थे सारे पोजीशंस में, ठीक है। मान सिंह आप ही के तो थे, हमारे तो थे नहीं, ठीक है। टोडरमल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरे तो थे क्या नहीं। कहना चाहेंगे हेमंता बिस्वा ये ऐसे जो नफरती बयान आप लोग दे रहे हैं ना, आप एक बार समझ जाइए, जनता जागने लगी है, सबको समझ में आने लगा है, बीजेपी की पॉलिटिक्स सब समझ रहे हैं। तो क्या अजीत पवार की जान बीजेपी ने ली है, उसका सिस्टम ने लिया है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिया है, किसी से छुपा नहीं है। देखिए सर, आप सोचिए इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो ये कि ऐसे एलिगेशंस लगाए क्यों जा रहे हैं। प्लेन क्रैश कोई एक हादसा ही होता है, आप लोगों को भी पता है, हादसा कभी बोल के तो होता नहीं है। पर इस पार्टी ने अपने आप को इतना बदनाम कर लिया है इलेक्शंस के चक्कर में कि किसी बड़े नेता का निधन हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़े, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, उनका भी निधन हुआ था, नेता थे वो भी बहुत बड़े, है ना? अजय रूपाणी। हाँ, अजय रूपाणी। तो उनका निधन हो जाता है, उसमें भी पीछे ये चीज बोली जाती है कि जानबूझ के इनका प्लान क्रैश करवाया है। अभी अजीत पवार जी हो जाता है, तो आप समझिए, आपको पूरी टेक्निक समझनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके की है, ठीक है। और एक इंसान जो लगातार डिप्टी सीएम बना रहता है, कोई भी पार्टी शासन में आ जाए, कोई भी हो, उसको डिप्टी सीएम बनाती है, तो आपको समझना पड़ेगा उस इंसान का इंपॉर्टेंस कितना है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। एक चीज, दूसरी चीज, ये एलिगेशंस लगाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर ये चीज चल रही थी, सोशल मीडिया में ये चीज से चल रही थी कि अजीत पवार जी आने वाले टाइम में उनके चाचा जी की पार्टी वापस एनसीपी वापस ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, शरद पवार के साथ में वापस हाथ मिलाने वाले हैं। बीजेपी को चीज से खलबली, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी क्या करेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी को चाहिए इस चीज के बारे में कि मैं आऊं पावर में, तो वो आता भी इसलिए हो क्योंकि अजीत पवार हमारे साथ में है। लेकिन 15 दिन पहले अजीत पवार जी कह रहे थे बीजेपी का काला चिट्ठा मेरे पास है, भ्रष्टाचार का पूरा फाइल्स है मेरे पास। हाँ, तो बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। जिस अजीत पवार को दूसरे लोगों ने अब भ्रष्टाचार के केस में ही इतने सारे बार उनको एलिगेशंस लगाए, बाद में बीजेपी के लोगों ने ही उसको वाइट करके क्लीन चिट दे दी थी। तो आपको क्यों लगता है? अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कोई दूध का धुला नहीं है इस जगह, ठीक है। और आपको समझना पड़ेगा, उसके पहले अजीत पवार जी जहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, वो ऐसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनको पता था कि ये सारी चीजों से बच के कैसे निकला जाता है। और बीजेपी के ऊपर ये इतने बड़े सभा के सामने ये चीज बोलना कि मुझे पता है कि उनके काले चिट्ठे क्या हैं, तो बीजेपी को भी इस चीज का डर था कि अगर हमारे विरोध में, हमारे काले करप्शंस के बारे में अगर लोगों को पता चल गया, तो महाराष्ट्र में हमारा आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो मुंबई में हुए इलेक्शंस, ठीक है, हाँ, वहां पे युवा नेता को, एआईएम के नेता को जिताना कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं भगवाओं की, वहां पे एक मुसलमान लड़की को जिता देना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बीजेपी को पता था कि अगर ये रहेगा और इस अजीत पवार जी अगर ज्वाइन कर लेते हैं अपने चाचा की पार्टी को, एनसीपी को, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं कि भाई मौत पे राजनीति और सियासत करना क्या जायज बात है? क्या शर्म नहीं आती विपक्ष के लोगों को? जायज बात है, जायज बात है, होनी चाहिए। आप प्लेन क्रैश करवाते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें छुपानी होती है। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे, मात्र 3 दशकों में से 3 प्लेन के केसेस ऐसे आए हैं जो सेम प्लेन थे, सेम से बिलोंग करते थे। 3 प्लेन के बस क्रैशेस हुए हैं आज तक। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन कहा जाता है जिसमें आप सेफ हैं। लैंडिंग के पहले ऐसा क्या हो जाता है, आप मुझे बता दीजिए कि वो लैंड करने से पहले ही उसका सर स्वाहा हो जाता है। वो वजह तो बता रही है ना सरकार। कहा आपने? नहीं, ब्लैक बॉक्स निकला वहां से, निकल गया। ब्लैक बॉक्स में क्या चीजें हुई, वो डेटा निकलवाया पार्टी ने। तो ममता बनर्जी कह नहीं, आप मुझे आप ही के सवालों से मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई भी प्लेन क्रैश होता है, ब्लैक बॉक्स निकलता है सर। ब्लैक बॉक्स निकलने के बाद में उसमें भी जितना डेटा होता है वो सारी चीजें बताई जाती है। तो आप डेटा देने से क्यों डर रहे हैं? आप डेटा दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है?
और वहां असलियत जल नहीं रही होती है, आपके मीडिया वाले बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं, बस खाक होने वाला है सब कुछ। तो ममता बनर्जी को भरोसा क्यों नहीं किसी संस्था पे? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच अरे होनी चाहिए। पॉलिटिशियन छोड़ो, जनता को भरोसा नहीं है ऐसी सरकार पे, आप पॉलिटिशियन की क्या बात कर रहे हो? जनता को भरोसा नहीं है। जनता को भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यहाँ से जब प्लेन जा रहा था गुजरात से लंदन, ठीक है, जनता मारी गई उसमें, जनता को उसमें भी भरोसा नहीं था, क्योंकि आप लोग इतने खराब हो, आप लोग इतने करप्ट हो कि आप लोग प्लेन की सर्विस भी नहीं करवाते। खा गया साहू के ऊपर, यादव के ऊपर, तब आपको दर्द नहीं समझ में आया। जब रोहित वेमुला मर जाता है तब आपको दर्द समझ में नहीं आता है। जब मेरठ में एक लड़के को जिंदा जलाया जाता है, दलित लड़के को, तब आपको समझ में नहीं आता। ये केसेस मेरे हैं, आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही है ना, तब आपको समझ, तब क्यों नहीं उतरते ये? तब कहाँ जाले जाते हैं? तब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है। हमारे ऊपर रेगुलेशंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी तो बाप की बबौती है, हमारी तो इच्छा है, हम तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे। ये दोगला व्यवहार बंद करो। देश में रहना है, कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। किसी के बाप की जागीर नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर लिखा हुआ संविधान है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारे मनुस्मृति से देश नहीं चलने वाला, याद रखना। लेकिन आखिरी में एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो नारे लग रहे हैं कि आई लव योगी जी, मुर्दाबाद मोदी जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है स्वर्ण विरोधी है, योगी जी स्वर्णों के साथ है, राजपूत अरे के साथ है। 15% लोग क्या कर लेंगे सर? हाँ। 15% लोगों के दबाव में आके मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो यूजीसी का बिल रोल बैक ले लेंगे, क्योंकि उनको अपने ओबीसी एसटी लोगों का वोट चाहिए। तो आप कितना भी चिल्ला लो, अभी शुरुआत हुई है, कल तक मुसलमानों के साथ में हो रहा था तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा आप भी पिट लो। आपको भी तो समझ में आए, जब हमारे हक छीने जाते तो कैसा लगता है, जब हम सुपीरियरिटी में बैठे रहते हैं हमसे छीना जाता है कुछ। अभी बहुत कुछ होने वाला है, वक्त आएगा बहुत कुछ बताएगा। बिल्कुल सर, आप सबसे पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का बात करते हैं तो अजीत पवार का नाम सबसे ऊपर ही लिया जाता है, क्योंकि अनडिफीटेड महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम रहना बहुत मुश्किल बात है, और वो लगातार बने रहे हैं उस पोजीशन में। दूसरी बात ये कि अजीत पवार जी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे थे, क्योंकि लोगों का बहुत बड़े तबके का समर्थन रहा है उनको। बीजेपी को एक तो फायदा था जब अजीत पवार जी ने अपने पार्टी छोड़ के, है ना, मतभेद होने के बाद में ये ज्वाइन की बीजेपी, तो देवेंद्र फडणवीस जी को ये था कि अगर हम लोग जीत रहे हैं वो भी अजीत पवार जी की वजह से। पर कुछ टाइम पहले ऐसा क्या हो गया कि अंदर ही अंदर इंटीरियर सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फैलने लगी कि अजीत पवार जी वापस अपने चाचा के पार्टी में, एनसीपी में वापस चले जाएंगे, और उनका ये एलिगेशंस लगाना कि बहुत एविडेंस है मेरे पास में बीजेपी के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस है। तो उसके बाद में कुछ टाइम बाद ये प्लेन क्रैश हो जाना, क्या आप लोगों को नहीं लगता ये चीज की सोची समझी साजिश है? हर चीज को एक हादसे में ले लेना सर, ये बेवकूफी है। पॉलिटिक्स में है, छात्र है, ये कहाँ से जायज है कि मौतों पे लाश पे राजनीति करना? होती है इस देश में। बीजेपी ने बना ही ऐसा दिया है कि वो लाश भी बिछा रहे तो अपनी राजनीति के लिए बिछा रहे। लगातार यही चीजें हो रही है ना, जो जीते जी को नहीं छोड़ते लोग, सर मरने के बाद क्या छोड़ा जाए? बीजेपी क्यों मरवाएगी अजीत पवार को? क्योंकि सीधा इतनी बड़ी महारैली में ये चीज बोला कि मेरे पास में बहुत भ्रष्टाचार के एलिगेशन है, मेरे पास में बहुत सारे एविडेंस है बीजेपी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में, तो डर नहीं होगा? महाराष्ट्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है, फिर डर नहीं होगा इस चीज का? तो उसी का हिस्सा तो अजीत पवार जी थे। अरे तो अजीत पवार जी ज्वाइन भी तो करने वाले थे एनसीपी सर, ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ, उन्हीं के एनसीपी के पार्टी के लोग भी ये चीज बोल रहे हैं कि अब 24 तारीख के बाद में आ जाएंगे अजीत पवार जी, बोला था ना। और 28 को जब वो अपने होम टाउन वहां जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, ठीक है, बारामती, वहां पे जाते हैं, तो आप प्लेन क्रैश हो जाता है, वो भी लैंडिंग का ठीक पहले। आप बताइए, ये आपको नहीं लगता कहीं से कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और कोइंसिडेंस प्लेन फेलियर भी, और अगर मैं मानूं कि ये प्लेन फेलियर भी है तो आपको शर्म आनी चाहिए, जो वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन्स रहा है अभी तक की हिस्ट्री में। 3 डिकेड में से इंडिया में मात्र 3 उन प्लेन क्रैशेस के उस मॉडल के हम लोगों को मिले हुए एविडेंस आज तक, वरना कभी नहीं मिले हैं, जो प्राइवेट जेट्स होता है उसमें। और अगर आपका ये फेलियर है तो आपको समझ में आना चाहिए, तो आपने क्या किया जब ये यहाँ से इलाहाबाद से लंदन गया था जो प्लेन? आपको पता चला ना कितने सारे फ्लॉज हैं, आप लोग नहीं करवा रहे डायरेक्ट में, जितने भी सिस्टमेटिक चीजें हैं
आपको रिव्यू करवाना चाहिए था, आप नहीं करवाया। इसका मतलब आपने नहीं करवाया इसलिए इनकी भी मौत गई। तो दोनों तरफ से सरकार का ही फेलियर है ना। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, बड़ी हमदर्दी अजीत पवार से दिखा रहे हैं, लेकिन जब जिंदे थे तो क्यों नहीं बोले ये लोग? तब तो समझ में आता कि ये लोग सियासत नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए, जब अजीत पवार जी बीजेपी की पिचिंग कर रहे थे तब कैसे बोल देते हैं? कोई ऑपोजिशन पार्टी कैसे बोल देती? सारी ऑपोजिशन पार्टी तो है ही बीजेपी के विरोध में। जब अजीत पवार जी को ये चीज समझ में आए, उन्होंने सारे डेटा इकट्ठा किए, उन्होंने जो भी उनकी इंटीरियर चीजें रही हो, उनको पता चला कि ये घपला कर रहे हैं पार्टी, ये घूसखोरी कर रही है, करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, तब उन्होंने खुल के बोला। तो सारे लोग, अब अगर वो निकालते सारी चीजें तो लोग सपोर्ट में आते, पर निकालने के सारे एविडेंस देने के पहले ही वो इंसान मर गया, तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्यों हो रही है। इंसान ही है ना, एक तरफ अभी मौत हुई है, लोग दुख बांट रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहा है, और आप लोग चले सियासत करने के जस्टिस लिए। क्या होता है? उस इंसान को मारा किस वजह से गया? जस्टिस आप उससे दोगे कि उसके मौत में जाके बस शोक मना के 2 मिनट आप खड़े होके आ किसी ने जाओगे? नहीं मारा, हादसा हुआ है ये। हादसा नहीं है सर, राजनीति करना पड़ेगा। हादसा नहीं है। ये पार्टी वोट के चक्कर में किसी को भी मार सकती है। कौन ये जिम्मेदार अभी है? बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी ने जान ली है बिल्कुल, अजीत पवार की। बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी आपकी थी ना, किसने दिया सिक्योरिटी? मैंने, आपने, ऑपोजिशन ने। अमित शाह जी की पुलिस ही सिक्योरिटी देती है लोगों को। ये एक हादसा था, इसकी जांच हो रही है और आप ब्लेम कर रही हैं सीधा तो मैं तो बोल रही हूँ जांच हो रही है ना, जो ब्लैक बॉक्स निकला है उसका पूरा डेटा दे दीजिए, पता चल जाएगा क्या घटना हुई है, अंदर क्या हुआ है, क्या क्या सिनेरियो हुआ है। रूल रेगुलेशन पता है आपको? अरे सर, आप डेटा नहीं देते? कब आता है डेटा? कितने दिन के बाद आता अरे है डेटा? सर, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, दो ना, ये एलिगेशंस लग रहे हैं तो देना चाहिए। मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि आप अभी के अभी दो, इन्वेस्टिगेशन करो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन मत करिए, पर आपको समझना चाहिए आपकी पार्टी ने इतनी बुरी बुरी चीजें की है लोगों के साथ में कि अगर कोई हादसे में मरा जा रहा है इंसान, उसमें भी अगर आपकी पार्टी को अक्यूज किया जा रहा है, इसका मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री सही नहीं रही है। तो ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात कर हाँ हाँ, जेल में डाल देना चाहिए। नफरती बयान देने वाले लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कब तक नहीं, और ये कब तक चलेगा मुझे बताइए? हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान, हर दूसरे दिन आप दलितों के खिलाफ में बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहे हैं, ओबीसी के खिलाफ में बोल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ में बोल रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ में बोल रहे हैं। करना क्या चाहते हो देश में? क्या करना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? किसकी राजनीति कर रहे हो? घुसपैठिए भी तो देश में घुसे जा रहे हैं मैडम। तो कितने घुसपैठियों को आपने भेज दिया? उसी के लिए तो नहीं नहीं कर रहे हैं नहीं अमित शाह नहीं, जी, मोदी जी, हेमंत ये बिस्वा साहब। ऐसे ऐसे घुसपैठिया बाहर करते हैं, ये बयान देके घुसपैठिया बाहर करते हैं। कैसे करते हैं? बॉर्डर में पुलिस लगा के। एफआईआर करे तो आपको तकलीफ, सीएनआरसी लाए तो आपको तकलीफ, चाहती क्या आप लोग? इंटेंशन क्या है, ये प्रॉब्लम। इंटेंशन तो यही है, देश सुरक्षित हो। ये इंटेंशन सही है कि जो हिंदू राष्ट्र नहीं बने। नहीं नहीं, सिटिंग सीएम ये चीज बोल देता है कि मुसलमानों को पीड़ित करो, अत्याचार करो, 5 रुपए देना चाहिए तो 4 रुपए दो, 1 रुपए के लिए उसको तरसाओ। ये सही है, ऐसे बयान देने चाहिए? या आप ये चीज बोल रहे हो कि मुसलमान घुसपैठी हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप मुझसे? क्या इस देश में 15% मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं, क्या वो नेटिव इंडियंस नहीं है? मुझे ये बताइए। तो हेमंत बिस्वा को नफरत है मुसलमानों से? बिल्कुल है, समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोगों को, या ये देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जो इंसान मुंह से बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए मुसलमानों के साथ में, तो नफरती लोग तो हो ना आप, पर्टिकुलर कम्युनिटी से प्रॉब्लम है आपको, तो आप देश में रहने लायक नहीं हो। जिस देश में बोला जा रहा है सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, उस देश में अगर आप नफरती बयान दे रहे हो, उस देश में मेजोरिटी की बात करते हो, आप उस देश में सिर्फ एक रिलीजन की बात करते हो, इसका मतलब आप देशद्रोही लोग हो। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बोल रहा है कि आपको सेक्युलरिज्म के साथ में चलना है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कास्ट का आदमी हो, चाहे कोई भी जेंडर का इंसान हो, इक्वल है, मतलब सब इक्वल है। उसमें नफरत करना मतलब देशद्रोह के मुकदमे आपके ऊपर लगने चाहिए। मुसलमान देशद्रोह नहीं है, दलित देशद्रोह नहीं है, औरतें देशद्रोह नहीं है, आप देशद्रोह। और हिस्ट्री में तो जाओ मत आओ, हिस्ट्री में जाने पे आएगा ना तो यूरेशिया से बसे हुए आप लोग हो, फिर यहाँ पे उखाड़ने में मत लगाओ मुझे, ठीक है? इनको देशद्रोह, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये घुसपैठी हैं, सबसे पहले फिर घुसपैठी है आप। मुख्यमंत्री बयान दे तो दिक्कत, यूजीसी ले आए तो मोदी जी, अमित शाह जी से दिक्कत चाहती क्या आप लोग? दिक्कत नफरत है ठीक क्या नहीं, मोदी जी से? दिक्कत हेमंत बिस्वा नहीं, तो अब आपने बोला यूजी से, तो मुझे नहीं है दिक्कत, सही है? किसने बोला मुझे नहीं है दिक्कत? पहली बार तो कुछ आया है हमारे लिए। तो ब्राह्मण विरोध कर रहे थे तो दिक्कत? हाँ दिक्कत बिल्कुल नहीं है। थी। अरे कल तक आपके ब्राह्मण बोल रहे थे सर कि हिंदू हिंदू भाई भाई, बटोगे तो कटोगे, अब खुद ही बढ़ गए, तो उसको मार खुद ही देंगे आप? नहीं तो खुद ही कानून गलत लाएंगे? बिल्कुल, मैंने बोला मार देंगे,
मैंने बोला मार देंगे? सरकार कानून गलत तो लाई थी ना। बिल्कुल सही है, अभी का कानून है नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है जो उन्होंने रोक लगा दिया? आप सुप्रीम कोर्ट के नहीं नहीं खिलाफ नहीं, हैं? सुप्रीम कोर्ट को वापस संज्ञान लेना पड़ेगा। कई बार ऐसी चीजें हुई है, रोल बैक हुए हैं बहुत सारी पॉलिसीज, लेकिन और ये रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से आया था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। रेगुलेशंस है, और कल तक जो हिंदू आप बोल रहे हैं मुझे, कल तक जो हिंदू भाई थे उनके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या आ गए, आपको बड़ी दिक्कत हो गई मतलब। और यूजीसी में आपको क्या लगता है हमारे ही लोग हैं? SC ST OBC महिलाएं, आपकी भी महिला है ना इसमें। EWS किसके लोग हैं? मेरे हैं, आपके किसके हैं? EWS में फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग कौन है? जनरली है ना। फिर उसके बाद PWBD जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी आपके लोग हैं। जरूरी नहीं है कि डिसेबल्ड इंसान सिर्फ SC ST OBC में पैदा होते हैं, आपके भी लोग होते हैं। तो इनके साथ में जो भी अत्याचार होगा उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाया, तो इसका मतलब आप अपने लोगों के विरोध में भी हो। तब तो रोक लग गया, चंद्रशेखर जी कह रहे तो पूरा दिल्ली घेर लेंगे, आप क्या करेंगे? अभी चिंता मत करो, आने वाला टाइम है सर। आप भी कह रहे थे कि हम घेर लेंगे। मैं बोल तो रही हूँ, वापस लाना पड़ेगा। मैं 100 बार बोला मत टकराइए मोदी से। अरे चुप हो जाइएगा। वापस लाना पड़ेगा, हाँ। वापस ला। अरे मोदी जी को अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया। यूजीसी आप लोग ने, SC ST आप तो खुद OBC हो, समझ जाओ। अब आपको समझ जाना चाहिए। कल तक जो आपको हिंदू समर्थक बोल रहे थे, आज आपको तेली करके चला रहे हैं। ये कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो हम बोलते आ रहे हैं ना। जो मानसिकता यहाँ घुसी हुई है ना, अपने लोगों के इसमें बात आ जाती है तो बड़ी गुड़गुड़ होती है आपको। आप मोदी जी को भी आप तेली करके चढ़ा रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप मुझे बताइए। और आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी को भी इससे समझ में आना चाहिए, ये कभी आपके नहीं होने वाले। शर्मा बोल रहे हैं SIR के जरिए 5 लाख मियां मुसलमानों का नाम काटा जाएगा। यह मुख्यमंत्री पहले से ही बना चुके हैं अपनी राय 5 लाख काटने। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, SIR तो आप बोल रहे थे जो घुसपैठी है उनके खिलाफ में आएगा, जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको वापस भेजा जाएगा, ये चीज बोली गई थी ना। तो मुसलमान कैसे आ गए? बांग्लादेशी होने में और मुसलमान होने में बहुत फर्क है। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि बांग्लादेशी में नहीं, ये जो घुसपैठिए हैं उसके खिलाफ अगर वो बोल रहे तो मुसलमान का टैग क्यों, ये बताइए। वो घुसपैठिए है, क्या देश में मुसलमान नहीं रहते? या आप बोल रहे 15% जो नेटिव इंडियंस है जो मुसलमान है वो घुसपैठी है?